प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। पिछले 3 व्याख्यानों में हमने हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय प्राप्त किया। मैं समझता हूँ कि आपके मन में एक जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई होगी कि बोली और भाषा में क्या संबंध है या क्या अंतर है। ये आपके मन में ज़रूर ये बात आई होगी। तो आज हम उससे जुड़ा हुआ यह टॉपिक, भाषा और बोली, परस्पर संबंध और उनमें अंतर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे आपको बड़ी सहायता मिलेगी। आपके सिलेबस में यह डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, लेकिन हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के संदर्भ में ही पूछा जा सकता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। वैसे भी सामान्य पाठक के लिए, सामान्य जन के लिए भी यह एक उपयोगी टॉपिक है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। हम सब भाषा बोलते हैं, हम सब बोली बोलते हैं। आप देखिए, कहीं आप मिलोगे तो पूछेंगे कि भाई कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी बोली बोलते हो, क्या भाषा बोली है आपकी, बोली और भाषा क्या है आपकी, ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारा भ्रम सा है कि बोली और भाषाएं एक होती हैं, चाहे बोली कह दो चाहे भाषा कह दो। ये एक भ्रम जो है हमारे सामान्य जन में होता है। तो ये सामान्य जन के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये, और आपके लिए तो यह उपयोगी है ही है। अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि भाषा संस्कृत की जो भाष धातु है उससे बना है ये शब्द, और उसका मतलब बोलना होता है, और बोली तो है ही बोलने से संबंधित। तो ये बड़ा एक जिज्ञासा का विषय है कि भाषा को फिर भाषा क्यों कहा जा रहा है, बोली को उससे अलग क्यों समझा जा रहा है। तो देखिए, जो अंतर संस्कृत और जनभाषा का है, मतलब एक व्याकरणनिष्ठ भाषा जिसका एक व्याकरण है, जिसका एक स्थायी रूप है, उसके समानांतर एक जनभाषा होती है जिसको हम बोली बोलते हैं, जो सामान्य जन बोलते हैं, अपने सामान्य व्यवहार में बोलते हैं, उसको हम बोली बोल रहे हैं। तो जो अंतर संस्कृत के शब्द भाषा में और बोली में है, वही अंतर इनमें आपको देखने को मिलेगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो कि संस्कृत निष्ठ शब्द है, वो संस्कृत से उसका उत्पत्ति हुई है, लेकिन बोली की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है। तो बोलना एक सामान्य, हम जब बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, या जैसे भाषा में होता है कि गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य है, हम उसमें वाक्य में उसके पदों की उसको ध्यान में नहीं रखते, कभी पहले बोल जाते हैं, कभी बाद में बोल जाते हैं। तो ये जो रूप है ये स्वाभाविक रूप से बोला जाता है किसी खास क्षेत्र में। अलग अलग क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में ये तरह तरह के रूप हो सकते हैं। तो बोलना एक तरह से जनभाषा का प्रतीक है, और भाषा परिनिष्ठित और सुसंस्कृत और पढ़े लिखे लोगों का प्रतीक है। पढ़े लिखों की मतलब जो बोलते हैं उसका प्रतीक है। और ख़ासकर लिखने में आप देखिए, लिपिबद्धता होती है कि भाषा जब हम लिखेंगे तो हम व्याकरणिक त्रुटियाँ नहीं करेंगे, लेकिन बोली को हम कहाँ लिख पा रहे हैं, सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा समझोगे तब इसका अंतर समझ में आएगा। तो बिंदुवार हम बात करते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम संबंध की बात कर लेते हैं। तो ये तो आप मानिए, जैसे हमने हिंदी भाषा और उसकी बोलियों में किया था, कि हिंदी भाषा और अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो सामने आई, उसका एक ऐतिहासिक क्रम हमने आपको बताया था कि कोई भी भाषा जब परिनिष्ठित हो जाती है, साहित्य का माध्यम बन जाती है, शासन प्रशासन अध्ययन अध्यापन का माध्यम बन जाती है, तब वह और एक बड़े व्यापक क्षेत्र में जब बोली जाने लगती है, प्रयोग की जाने लगती है, पढ़े लिखे लोगों द्वारा विशेषकर जब वो प्रयुक्त होती है, तो वो भाषा होती है। लेकिन वह भाषा हर व्यक्ति द्वारा हमेशा प्रयोग नहीं की जा सकती। कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों न हो, अपने घर में आएगा, अपने परिवार में आएगा, अपने परिजनों के बीच रहेगा, तो एक अलग सहज रूप से जो बोला जाता है वो कुछ थोड़ा अलग रूप होता है। उसमें वो सावधानी नहीं रखनी पड़ती जो हम परिनिष्ठित भाषा में रखते हैं। ये बोली और भाषा का संबंध आपस में है। तो मैं ये समझता हूँ कि बोली भाषा से प्रभावित होती है और भाषा बोली से बनती है। तो वो कहते हैं ना कि भाई पहले क्या है, पहले है बोली, जनभाषा पहले है। कोई आदमी किसी लोकेलिटी में रहता है, किसी समूह में रहता है, तो उसका अपना एक आपस में बात करने का, आपस में समझाने का एक ढंग विकसित हो जाता है, जिसको हम बोली बोलते हैं। वही बोली जब
और अधिक बड़े क्षेत्र में बोले जाने लगे और उसके रूप को स्थिर करने की आवश्यकता महसूस हो कि भाई इसमें भिन्नता नहीं रहने पाए, तब वो भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है और उसके बाद ही फिर वो साहित्य आदि इनमें प्रयोग होती है। तो बोली मूल है, कहने का मतलब ये हुआ कि बोली मूल है और भाषा उसके बाद का डेवलपमेंट है, उसके बाद का विकास है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल ऐसा नहीं है, बोली भी भाषा से प्रभावित होती है। आप देखिए कि हिंदी भाषा के कितने ही शब्द अनेक अन्य बोलियों में हम अब प्रयोग करने लगे हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। तो बोलियों में भी ऐसी बात नहीं है, परिनिष्ठित भाषा का या दूसरी भाषाओं के शब्द अपने आप आते जाते रहते हैं। वह तो एक बहता हुआ नाला है, नदी है वो तो, जिसमें आते जाएंगे, चलते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे, नए आते जाएंगे। तो बोली एक तरह से क्या है, कम कार्यकाल की है, टेम्परेरी टाइप, मतलब बहुत ही कम समय। लेकिन भाषा लंबे समय तक वही रहती है, जब तक कि उसमें कोई बड़े परिवर्तन की गुंजाइश न हो। आपने देखा होगा जब शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये लगा लो चौथी पाँचवीं शताब्दी पूर्व, पाणिनि ने जब संस्कृत व्याकरण को स्थिर किया, तो उसके बाद से संस्कृत आज तक वैसे ही बोली जा रही है। और इस बात को आज 2500 वर्ष तो मानो या 2500 वर्षों से संस्कृत एक जैसे रूप में चल रही है। ये है भाषा का रूप। और उस 2500 साल में आप देखिए बोलियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी भाषाएं हमारे यहाँ उसके बाद बन गई। और वो जो संस्कृत भाषा थी जो आज भी प्रयोग होती है, हालांकि उसके प्रयोगता बहुत ही कम रह गए हैं और शायद इसीलिए उसको डेड लैंग्वेज कहा जाता है कि अब उसका इतना प्रयोग नहीं रहा। तो उस देखिए आप 2500 वर्षों के इस इतिहास में कितनी ही बोलियाँ भाषाएं बनती चलेगी। तो हिंदी भी उनमें से एक है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हम बोलते हैं उनमें से हिंदी एक बड़ी भाषा है। तो अब हम अंतर की ओर आते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो जैसा कि हमने हिंदी भाषा और बोलियों में सीखा था, उससे एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कि सबसे पहले जो बिंदु है वो है व्यापकता का, विस्तार का। भाषा हमेशा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी। हो सकता है उस बड़े क्षेत्र के कई उपक्षेत्र हों। तो जैसे हमने बताया था कि उपभाषा क्या होता है कि एक जैसी सांस्कृतिक या भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों का समूह, उसको हम उपभाषा कहते हैं। तो ये तो है कि भाषा एक बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और उस व्यापक क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्र हो सकते हैं और उनकी अपनी अलग अलग बोलियां हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि व्यापकता या विस्तार, इसका एक पहला गुण है भाषा का, जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, शिक्षित लोगों द्वारा खासकर बोली जाती है। आप जैसे आपने कुछ सुना होगा ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर वाणी, कि एक कोस पर आप जाएंगे तो पानी के स्वाद का जो है अंतर हो जाएगा, और 5 कोस पर आप जाएंगे तो आपको वाणी में, यानी वाणी का मतलब यहाँ बोली में आपको परिवर्तन मिलेगा। एक कोस में आपको पता ही है कि भाई 3-3.5 किलोमीटर होते हैं। तो आप देखिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3.5 किलोमीटर पर या 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाएगा, पानी का स्वाद बदल जाएगा। बहुत कम दूरी पर भी पानी का स्वाद बदल जाता है। एक ही गांव में एक तरफ तो आपका खारा पानी, एक तरफ आपका मीठा पानी मिलता है। ऐसे ही भाषा है, 5 कोस पर बदले वाणी, इसका मतलब क्या हुआ, 15 किलोमीटर के बाद, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो 15 किलोमीटर के बाद आपकी बोली बदल जाती है। तो हुआ ना क्षेत्र कम। और हिंदी भाषा मैं कह रहा था कल आपको कि राजस्थान से लेके पश्चिम से जब हम शुरू करें तो राजस्थान से लेकर बिहार की सीमा तक जाती है। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कम से कम 2000 किलोमीटर तो होंगे ही होंगे। इस 2000 किलोमीटर में आपको एक जैसी भाषा हिंदी का प्रयोग मिलेगा। बिहार के लोग भी वही लिखेंगे जो हम राजस्थानी लिखेंगे हिंदी भाषा में, उसमें अंतर नहीं आएगा। मैं फल खाता हूँ, वो यही लिखेंगे। पुस्तक मेज़ पर रखी है, वो भी यही लिखेंगे, हम भी यही लिखेंगे। लेकिन जब बोली का फर्क आएगा तो वो कुछ और बोलेंगे। वो जैसे मैं को हम बोलेंगे हम खाता हूं, आप क्या बोलेंगे, पुस्तक मेज माड़े रखी है, पुस्तक मेज माड़े रखी है, ऐसे बोलेंगे आप। तो कई चीज परिवर्तन होगी ना इसमें। तो बोलियों का अंतर हो सकता है, लेकिन आप इस स्ट्रेच पूरा 2000 किलोमीटर पे आप देखिए, भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो भाषा एक बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक छोटे सीमित क्षेत्र में। और ये सीमित क्षेत्र कौन सा होता है, एक जैसे पहले कुटुंब होते थे, कबीले होते थे, है ना, 100, 200, 300, 400 लोग एक साथ बस जाते थे, फिर वो हजारों की संख्या में हो जाते थे, फिर वो और
बड़े और उनसे निकल कर और गांव हो जाते थे। इस तरह 5, 6, 7, 8 गाँवों को मिलाकर एक क्षेत्र बन जाता था। तो वो जो क्षेत्र है वो बोली का क्षेत्र होता है। उससे संबंधित जितने भी लोग होंगे वो वही बोली। अब जैसे आप उदाहरण लीजिए, आप अलवर से अकबरपुर तक जाएंगे तो आपको मेवाती के दर्शन होंगे। अलवर से अकबरपुर कितना दूर है? 18 किलोमीटर। और जब अकबरपुर से आगे आप जाएंगे नटनी का बाराज है और थानागाजी की तरफ आप चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो आपको बोली बिल्कुल अलग नजर आएगी, वो ढूंढाड़ी नजर आएगी। तो ये एक चीज़ है। तो है हिंदी, थानागाजी में भी हिंदी है और अलवर में भी हिंदी है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन वो सीमितता में कोई न कोई समानता है, तभी तो वो बोली बनेगी वहाँ पर। अगर उसमें अलग अलग लोग होंगे तो फिर वो बोली नहीं बन पाएगी, फिर कुछ और ही रूप बनेगा। इसलिए आप देखिए अलवर शहर में मेवाती कौन बोल रहा है? वो लोग जो बहुत पहले यहाँ रह रहे थे। अब अलवर में कितने ही लोग बाहर से आकर रहने लग गए, कितने ही लोग। इसलिए अलवर की भाषा बिल्कुल मानक हिंदी है। तो ये बड़ा मतलब फर्क पड़ता है। तो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और वो सीमित क्षेत्र क्या होगा? एक कल्चरल इकाई के रूप में रहेगा। कोई न कोई उनका संबंध पीछे से रहा है, एक जैसी रीतियाँ, एक जैसे रिवाज, एक जैसी परंपराएं, खान पान, वो एक कल्चरल इकाई बनता है। तो ये बोली का सीमित क्षेत्र है, भाषा का व्यापक क्षेत्र है। दूसरा जो इसमें बिंदु आता है कि चूंकि भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो उसके रूप में स्थिरता होनी चाहिए, तभी राजस्थान का व्यक्ति बिहार वाले से अच्छी तरह बात कर पाएगा, हरियाणा वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से बात कर पाएगा, अगर ये हिंदी भाषी, अगर ये एक भाषा का क्षेत्र है। तो आप इसका मतलब क्या निकला कि रूप स्थिरता होना बहुत जरूरी है। बोली में ऐसी संभावना न्यूनतम होती है, कम होती है, क्योंकि वो सहज उच्छ्वास है, लोग सहजता से बोलते हैं उसको, उसमें वो ध्यान नहीं रखते। इसलिए बोली के रूपों में आपको समानता नहीं मिलेगी। आज कुछ बोला जा रहा है, 10-20 साल बाद कुछ और बोले जाने लग जाएगा, या एक गांव से दूसरे गांव में ही कुछ अंतर आ जाता है। तो ये बोली में। लेकिन भाषा में क्या होता है? समानता होती है, रूप की स्थिरता होती है। इसलिए बहुत बड़े क्षेत्र में भी लोग आपस में वो बातचीत कर सकते हैं, समानता से पत्र व्यवहार कर सकते हैं, एक जैसा लिखेंगे, क्योंकि उसका रूप स्थिर हो गया है, शब्दों का रूप स्थिर हो गया है, वाक्य में जो प्रयोग है पदों का उसका रूप स्थिर हो गया है, यानी कि व्याकरण रूप उसने प्राप्त कर लिया है। तो उससे क्या होता है कि फिर उसमें साहित्य रचा जाने लगता है। तो भाषा में साहित्य की रचना होने लगती है, लिपिबद्धता आ जाती है। बोलियों में ऐसा नहीं होता, बोलियां केवल मौखिक रूप में ही प्रयोग होती हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र के लोकगीत, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के लोक नाट्यों का रूप, वो सब उस बोली में ही होते हैं। आप जैसे हरियाणवी रागनी सुनेंगे तो वो वहाँ आपको हिंदी भाषा थोड़ी मिलेगी, वहाँ आपको उस बोली का रूप मिलेगा। अब चूंकि वो बोली का रूप हिंदी में ही है तो वो थोड़ी बहुत समानता तो मिलेगी आपको। लेकिन जो हिंदी के गीत गाए जाते हैं, जैसे हिंदी फिल्मों के गीत हैं, उनमें और हरियाणवी की रागनी में बड़ा अंतर है। एक अलग लहजे से, अलग शब्दों के उच्चारण से उसका पता लगता है। ऐसे राजस्थानी आप देखिए लोक संगीत, आप लोकगीत देखिए राजस्थानी के, वो बिल्कुल अलग मिलेंगे। ऐसे ही भोजपुरी के आप गीत देख लीजिए। तो बोलियां क्या है? मौखिक रूप में अधिक होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बोलियां लिखी नहीं, उनका लिपिबद्ध रूप नहीं होता है। जब वो एक बड़े क्षेत्र में हो जाती हैं और साहित्य उसमें लिखा जाने लगता है, तब वो, जैसे ब्रज था, ब्रज बोली में कितना बड़ा साहित्य रचा गया। ऐसे अवधि में आप देखिए बोलियां थी, लेकिन जब साहित्य इनमें रचा जाने लगा, व्यापक पैमाने पर इनका प्रयोग होने लगा, तो वो भाषा बन गई थी। अब वापस फिर ब्रज और अवधि बोलियों के रूप में ही है, साहित्य में नहीं है। साहित्य में खड़ी बोली के आधार पर जो हिंदी हमने विकसित की है, इन सब बोलियों के सहयोग से, वो प्रयोग होती है साहित्य में। तो साहित्य रचना होती है भाषा में, बोली में उसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। उसका प्रभाव कहाँ है? केवल वहाँ के लोक संस्कृति में। एक ये अंतर आपका हो गया। तीसरा देखिए, जैसा हमने इसमें बता दिया कि मानकीकरण होता है भाषा में। मानकीकरण और व्याकरण संबद्ध करने की, व्याकरण से बांधने की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। बोली में ऐसा कुछ प्रयास नहीं होता। बोली सहज उच्छ्वास है। लोग जिस तरह से आपस में रहते आए हैं उसी तरह से रहेंगे, वही बातें बोलेंगे जो वो वर्षों से बोलते आए हैं। थोड़ा बहुत नई भाषाओं का उसमें अंतर होता है, नए शब्दों का वो आ जाता है। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल को तब आप क्या बोलेंगे, तो उन बोलियों में मोबाइल शब्द है ऐसे कैसे आ जाता है। लेकिन जब उसका प्रयोग वो करते हैं लोक संगीत में, लोकगीतों में, तो वो एक अलग ही वो बनता है। भाषा में क्या होता है? भाषा
व्याकरण सम्मत हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि पाणिनि 2500 वर्ष पहले जब वो कर गए तो आज तक वैसी की वैसी है। तो एक बार व्याकरण सम्मत हो जाता है तो भाषा में भी परिनिष्ठता और एक रूपता आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, व्याकरण सम्मत होती है भाषा, बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। अगर हो जाएगी तो वो भाषा बन जाएगी। तो ये कसौटियाँ हैं। तो भाषा में व्याकरण सम्मतता होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि मानकीकरण, मानक हो जाती है वो। बिहार में वही, जैसे मैंने अभी बताया कि बिहार में भी वही, अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वही रूप होगा जो हरियाणा और राजस्थान में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो उत्तराखंड में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। जहाँ जहाँ हिंदी भाषी प्रदेश हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अपना रखा है, वहाँ सब एक जैसा रूप मिलेगा आपको। ये एक अंतर है। चौथा देखिए आप, शब्दावली। भाषा में आप शब्दों का प्रयोग, मानक शब्द हैं, कोश के अनुसार ही करते हैं, और हमने मान लिया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में यही शब्द सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो वो मान्य हो जाता है। लेकिन बोली में ऐसा नहीं है। बोली में शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम देवनागरी लिपि में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वर्णों के उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी भारत में जब हम जाएंगे तो वह को बै बोलते हैं, वो वह वहाँ बोला ही नहीं जाता। ठीक इसी तरह जब राजस्थान में आप आएंगे तो आदेश से के साथ जो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं उनका उच्चारण वो अलग से ई लगा के करते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, ई लगाएंगे वो। और जब हरियाणा में आएंगे तो वो हरियाणा में आदेश है वाला जो व्यंजन है उसको बोल नहीं पाएंगे। वो क्या कहेंगे, मैं स्कूल गया, क्या कहेंगे, मैं स्कूल गया, पूरा से। और जब आप पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे, पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार में जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, मैं स्वस्थ हूं। इसको वो स्वस्थ नहीं बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने अस्पष्ट कर दिया, यानी कि वो एक आगम कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, इतना बड़ा अंतर पड़ जाता है बोली में। लेकिन हिंदी भाषा का क्योंकि मानकीकरण हो गया है, क्योंकि व्याकरण सम्मत हो गई है, इसलिए उसमें उच्चारण का ये भेद नहीं रहता। फिर भी बोलियों के प्रभाव से ऐसा हो जाता है कि कुछ शब्द अलग अलग बोले जाते हैं। तो शब्दावली में, भाषा में शब्दावली में एक रूपता रहेगी, बोलियों में शब्दावली की भिन्नता रहती है अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजनों को बोलने में कितनी भिन्नता है। ऐसे ही कर्ता का ये जो कारक रूप है, इनमें भी बहुत अंतर है। आपने थानागाजी में देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं माड़े, माड़े बोलते हैं पर रखा हुआ है। तो ऐसे वो बहुत सारे रूप हैं। अगला जो अंतर है वो हम पहले वैसे कर चुके, सहज उच्छ्वास है बोली का अपने आप। एक लोक संस्कृति में उसका रंग देखने को मिलता है, जब लोग आपस में गाते बजाते हैं, नाचते हैं, लोकगीत। इसका मतलब क्या हुआ कि बोली में लोक संस्कृति का प्रवाह देखने को मिलेगा, और वह कुछ सालों बाद आपको बदली हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि नए शब्दों को वो ग्रहण कर लेती है, नई चाल को वो पकड़ लेती है बोली को। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि 2500 सालों से संस्कृत एक जैसी है, तो हिंदी भी जब से हिंदी का व्याकरण स्थिर हुआ है, एक जैसा ही रूप आपको देखने को मिलता है। सभी पुस्तकें, जो भी मानक पुस्तकें हैं हिंदी भाषा में जो लिखी गई है, उनमें एक जैसा रूप मिलेगा आपको, कोई रूप परिवर्तन नहीं मिलेगा। शब्दों का थोड़ा है कि बहुत सारे शब्द बोलियों से हमने लिए हैं, लेकिन वो मान्य हो गए हैं, उनको हमने मान लिया है भाषा में, तभी तो उसका मानकीकरण हुआ। इसके बाद आप देखिए, जैसे हरियाणा में आप कहोगे अरे इसको ठाले, तो ठाले जो शब्द है, दो अर्थ देखिए। हरियाणा में स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में बड़ी कठिनाई आती है हरियाणवी बोली में। तो वो क्या कहेंगे, उठाले को क्या कहेंगे, ठाले। तो ये अच्छा, वैसे अगर हम देखें ठाले का मतलब क्या होता है, ठाला बैठना। तो बड़ा अजीब सा है ना ये। तो बोलियों में एक अलग रूप होता है, सहज उच्छ्वास है, वहां पर लोक जीवन और लोक संस्कृति का उसमें अंग मिलता है। भाषा में एक क्षेत्र का रंगत नहीं मिलेगी आपको उसमें। अब जैसे आप हिंदी में जब पढ़ेंगे आप, जैसे हमारे फणीश सुरनाथ रेणु का उपन्यास है मैलांचल, वो लिखा हुआ है, तो आप उसमें देखिए, उस वहाँ के कल्चर की छटा देख लीजिए आप। फिर भी हिंदी का बड़ा उपन्यास मानते हैं उसको, लेकिन उसमें लोक जीवन की छटा तो है, उसके शब्दावली भी उसमें है, लेकिन उसका जो ओवरऑल टेम्परामेंट है वो तो हिंदी है ना। हम उसमें बीच बीच में आए हुए शब्दों या मुहावरों से पता लगा रहे हैं कि ये वहाँ के लोक जीवन की छटा है। तो बोली में हमेशा लोक जीवन की छटा रहेगी, भाषा में किसी एक क्षेत्र की नहीं, एक बड़े भूभाग जिसमें वो बोली जा रही है, वहाँ की संस्कृति परिलक्षित होगी। इसके बाद आप उसका रूप स्थिर हो जाता है, तो शासन प्रशासन, अध्ययन अध्यापन, पत्रकारिता, न्यायालय आदि जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं
जो पूरे उस समुदाय के लिए होती हैं, तो वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जाएगा, नहीं कि बोली का। तो ये आप देखिए कि शासन प्रशासन की भाषा बन जाती है फिर वो भाषा, जबकि बोली ऐसा नहीं कर पाती। और एक जो अंतर है वो है कि एक ही भाषा की बोलियों में परस्पर संबद्धता होती है, आपस में वो संबंध होती हैं, हर बोली का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया उस दिन कि हरियाणवी खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी, मेवाती और हरियाणवी और खड़ी बोली, तीन भाषाओं का भी आपस में, तो इस तरह आपस में इनका राजस्थानी के एक भाग का हरियाणवी पर असर पड़ता है, हरियाणवी का खड़ी बोली पर पड़ता है, खड़ी बोली का मेवाती पर पड़ता है, और हरियाणा, ये बोलियां जो है आपस में एक ही भाषा की बोलियां परस्पर संबद्ध होती हैं, किसी न किसी रूप में उनका संबंध चलता है आपस में। लेकिन दो भाषाएं आपस में संबद्ध नहीं होती। आप देखिए, अंग्रेजी आप बोलेंगे और नहीं जानते, अंग्रेजी आपके सामने कोई बोल रहा है दोस्त आपका, वो, और आप अंग्रेजी नहीं जानते, और आप हिंदी बोलते हैं, वो आपका दोस्त हिंदी नहीं जानता, तो फिर आपके बीच में कोई संवाद स्थापित नहीं हो सकता। तो भाषाओं में आपस में कोई संबद्धता नहीं होती, लेकिन एक ही भाषा की बोलियों में संबद्धता होती है, ये एक बात है। अच्छा, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि राजस्थानी व्यक्ति जब बिहार में जाएगा और बोलियों में बात करेगा तो शायद वो आपस में बात नहीं समझ पाएँ, भले ही वो एक ही भाषा की बोलियाँ हैं। तो यहाँ क्या काम आएगा, आपकी वो भाषा ही काम आएगी, हिंदी भाषा में। तो ये थोड़ा सा एक इसमें बात समझने की, अगर बड़ा क्षेत्र है तो बोलियों में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहता है। बिहार के शब्द हम हिंदी में खूब प्रयोग करते हैं, राजस्थानी के बहुत सारे शब्द हम हिंदी में खूब प्रयोग करते हैं, मानक हिंदी में। तो ये एक बात देखने लायक है। और उसके बाद देखिए आप, भाषा के कई रूप हो सकते हैं। कई रूप का मतलब ये नहीं है कि उसकी ये है कि हम उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं, हम उसे राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं, हम उसे संपर्क भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग भाषाएं होगी, नहीं, राजभाषा भी वही है, राष्ट्रभाषा भी वही है, संपर्क भाषा भी वही है। ये एक भाषा भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी हो सकती है। कैसे, देखिए, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संघ का मतलब यूनियन, जो हमारे देश की मतलब जो केंद्र सरकार है हमारी, उसको हम संघ बोलते हैं, राज्य सरकारें अलग होती हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये हमने माना। फिर हमने राष्ट्रभाषा का नाम लिया। हम कहते हैं कि मैथिली चंद्रगुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं, हम कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। जिसमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हो, वो भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो साहित्य है, ज़्यादातर साहित्य किसमें, हिंदी में पढ़ा जाता है और लिखा जा रहा है। हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं, उनकी कितनी व्यापक लोकप्रियता है, विदेशों में भी, हमारे देश में तो ही है। तो इससे पता लगता है कि हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हिंदी से होती है। तो निर्विवाद रूप से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमारे माध्यम जो हैं, प्रचार माध्यम हैं, वो ज़्यादातर किस में है, हिंदी में है, ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं। तो ये स्वतः ही है। राजभाषा में अंतर हो सकता है, राजभाषा आपकी कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है, जैसे कि अभी भी अंग्रेजी भाषा राजभाषा के रूप में प्रचलित है हिंदी के साथ साथ। इसमें कुछ राजनीतिक बातें हैं, वो उस पर हम खैर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों से पहले, ब्रिटिश काल से पहले, जब मुगल काल था और अन्य मुस्लिमों का शासन था, तब हमारे यहाँ क्या थी, तुर्की या फारसी ज़्यादा समय रही है। फारसी हमारी राजभाषा थी। मतलब राजकार्य जिस भाषा में किया जाए वो राजभाषा कहलाती है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये आता है कि कुछ शब्दावली जो निश्चित अर्थों को प्रकट करती हों, उनका प्रयोग राजभाषा में होने लगता है, क्योंकि अगर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो फिर प्रशासन में असुविधा होती है। तो शासन प्रशासन की भाषा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे हिंदी है, हालांकि अंग्रेजी का प्रयोग भी साथ साथ होता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हिंदी है, जिसको हमने मानकीकृत किया है, व्याकरण सम्मत किया है, वो वही है। बस कुछ शब्दों का इसमें अलग से प्रयोग होता है जो निश्चित अर्थ को बताते हैं। ऐसे राष्ट्रभाषा में हमारा साहित्य रचा जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति जिसमें होती है। तो संपर्क भाषा भी हमारी हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है। इसी प्रकार एक संपर्क भाषा होती है। अब आप देखिए हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। द्रविड़ियन भाषा बोलने वाला व्यक्ति जब उत्तर भारत में आएगा, यानी कि हमारे संपर्क में आएगा, तो हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे यदि हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार वो अगर हिंदी नहीं जानते तो हमें वो नहीं पहचान, मतलब हमारी बात वो नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश में एक ऐसी भाषा भी होनी चाहिए जिससे आपस में लोग बात कर सकें, अपनी बात को समझा सकें, समझ सकें मोटे मोटे तौर पर। तो वो जो भाषा है वो भी हिंदी ही है हमारे देश में। देखिए मजे की बात,
और वो यूं ही नहीं है, स्वतः आई थी वो। जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब लोगों ने इस बात को बड़ा महसूस किया था कि कैसे लोगों को एक साथ जोड़ें, इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान करें। और वो तभी होगा जब हम अपनी बात समझाएंगे और उनकी बात को समझेंगे। तो उसके लिए हिंदी ने बड़ा अच्छा एक सेतु का काम किया और तब से इसको हमने संपर्क भाषा के रूप में अपनाया। तो तीन रूप हो गए। बोलियों का ऐसा कोई रूप नहीं होता, बोली एक जैसी होती है, जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसी की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। वो उसके लोकगीतों में, लोक नाट्यों आदि में प्रयोग होती है। जैसे आपके हरियाणवी रागनियाँ हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, भोजपुरी के गीत हैं, ऐसे हर भाषा में, अवधी के वो देख लीजिए आप, बुंदेली में देखिए आप, बुंदेली में, बघेली में आप देखिए, बुंदेली में तो देखा होगा ना, आल्हा का जो वो है, ये सब लोकगीतों में है, लिखे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक जो मैंने बात बताई होगी आपको कि लिपिबद्धता है, भाषा लिखी जाती है, बोलियां लिखित रूप में बहुत ही कम मिलती हैं। बोलियां कंठ, लोगों के कंठों से निकलती हैं और वहीं अपना बदलाव करती चलती हैं। तो ये बोली और भाषा में एक अंतर था आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। अगले व्याख्यान में हम एक अलग टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि कोविड के इस काल में आप पूरी सावधानी बरतें, पूरी सावधानी, लापरवाही इसमें बिल्कुल अक्षम्य है। धन्यवाद।